आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शफा बख्श इलाज करते हैं। बिरला ओपन माइंड्स इंटरनेशनल स्कूल TMT श्रीनगर ने सैंसो गीजर, जो कि सर्दी के मौसम में गर्म पानी के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों का भरोसेमंद ब्रांड है। और अल-फजल टूर एंड ट्रैवल्स अनंतनाग कश्मीर ने, जो हज, उम्रा और जियारत के लिए बेहतरीन खिदमत फराहम करते हैं। कांग्रेस पार्टी को एक बड़े झटके में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से राज्यसभा इंतखाबात के हवाले से 3 उम्मीदवारों का किया गया ऐलान। बोले, चौथी सीट के लिए कांग्रेस के साथ जारी बातचीत, बीजेपी के साथ टक्कर का मुकाबला। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से जुमा के रोज आने वाले राज्यसभा के इंतखाबात के लिए अपने 3 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। पार्टी की जानिब से चौधरी मोहम्मद रमजान, शमी ओब्रॉय और सजाद किचलू को चुना गया है कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। ये ऐलान नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया गया। उनका ये कहना था कि पार्टी ने 3 उम्मीदवारों को फाइनलाइज कर लिया है, लेकिन चौथी सीट के लिए कांग्रेस के साथ बातचीत जारी है। अली मोहम्मद सागर की जानिब से कहा गया है कि हमें एक सीट खुली छोड़ चुके हैं और कांग्रेस के साथ गुफ्तगू चल रही है। अभी फैसला नहीं हुआ है कि वो सीट उन्हें देनी है या नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से ये वजाहत नहीं की गई है कि क्या वो सीट कांग्रेस को वो देंगे जो उन 3 सेफ सीट्स में से कोई भी देनी चाहिए, या फिर उन्हें वो चौथी सीट मुश्किल दी जाएगी जहां पर बीजेपी का ही फायदा है। मौजूदा वोटिंग नंबर्स के मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस और उसके हामी ग्रुप के पास चौथी सीट के लिए 24 वोट हैं, जबकि बीजेपी के पास 28 वोट हैं, जो कि चौथी सीट को जीतने के लिए काफी साबित होते हैं। ये बात वाज़ेह है कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस आपस में सीट शेयरिंग पर मुत्तहिद नहीं होते हैं तो चौथी सीट पर बीजेपी की जीत का इम्कान बढ़ जाता है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्ट्रेटजी का मकसद ये लगता है कि 3 मजबूत कैंडिडेट्स के जरिए अपनी पोजीशन को मजीद मुस्तहकम करना है, जबकि चौथी सीट पर सियासी चालाकियों के साथ ही कांग्रेस के साथ मिलकर बीजेपी को रोकना है। PDP सदर महबूबा मुफ्ती की जानिब से जमीन के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से बिल को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी पर की गई सख्त तनकीद। सुनील शर्मा को आड़े हाथों लेते हुए बोली, आप MLA हो, आपका काम कानून बनाना है, ना कि लोगों के घरों और मसाजिदों पर बुलडोजर चलाना। जुमा के दिन पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती की जानिब से नेशनल कॉन्फ्रेंस पर सख्त तनकीद की गई, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर असेंबली में जमीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक प्राइवेट मेंबर्स बिल इंट्रोड्यूस किया। महबूबा मुफ्ती की जानिब से मीडिया से बातचीत करते हुए कहा गया कि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास असेंबली में 50 से ज़ायद MLAs हैं, तो फिर प्राइवेट मेंबर्स बिल का क्या फायदा? अगर वाकई में आवाम की जमीन बचानी है तो ये बिल हुकूमत के तौर पर लाओ। उन्होंने कहा कि साल 2019 के बाद ऐसे कानून लाए गए हैं जिनके जरिए बाहर के लोग जम्मू कश्मीर की जमीन हासिल कर रहे हैं। ये सब कुछ डेवलपमेंट और इंडस्ट्री के नाम पर हो रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस को भी जमीन दी जा रही है, उसे स्ट्रेटेजिक लैंड कहकर ले लिया जाता है। ये सिर्फ कश्मीर नहीं, लद्दाख में भी हो रहा है। महबूबा मुफ्ती की जानिब से लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा पर भी निशाना साधते हुए कहा गया कि जिन लोगों को वोट देकर असेंबली में भेजा गया, उन्हें अवाम के हक में कानून बनाना चाहिए, चुप रहना नहीं चाहिए। दुनिया के मामलात पर बात करते हुए महबूबा मुफ्ती की जानिब से हमास और इसराइल के दरमियान अमन मुतहदे का खैर मकदम किया गया और उम्मीद का इजहार किया गया कि गाजा में खून खराबा अब रुक जाएगा। महबूबा मुफ्ती की जानिब से बीजेपी के नए एंटी बुलडोजर बिल पर भी तनकीद की गई। कहा गया कि ये गरीब लोगों के खिलाफ है जो कि सालों से अपने घर बना रहे थे। उनकी जानिब से ये कहा गया है कि ये लोगों के घर रेगुलराइज करने के बजाय उन्हें गिरा रही हैं। ये कोई उत्तर प्रदेश नहीं है जहां पर बुलडोजर बाबा मसाजिद और घरों को तोड़ देता है। यहाँ तो एक इलेक्टेड हुकूमत है। उनकी जानिब से बीजेपी के रहनुमा सुनील शर्मा पर भी तनकीद की गई और ये कहा गया कि आप एक MLA हैं, आपका काम कानून बनाना है, ना कि लोगों के घरों मसाजिदों को तोड़ना है। महबूबा मुफ्ती की जानिब से कहा गया कि साल 2019 के बाद से लोगों को जमीन, नौकरी और रिसोर्सेज के हवाले से महफूज महसूस नहीं हो रहा। जब तक रियासती हैसियत की बहाली वापस नहीं होती है, हमें अपने जमीन, जॉब्स और हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना होगा। इस सिलसिले में महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर लैंड राइट्स एंड रेगुलराइजेशन बिल 2025 का भी ऐलान किया, जिसे कि PDP ने असेंबली में पेश करने का फैसला किया है। इस बिल का मकसद उन लोगों को ओनरशिप राइट्स देना है जो कि 30 साल से ज्यादा अरसे से किसी जमीन पर रहते आ रहे हैं। बिल में अंधाधुन एविक्शंस को रोकने और लोगों के माशी और समाजी स्टेबिलिटी का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की बात की गई है। गुलमर्ग में और दूसरी जगहों में भी होटल्स और लीज के मसले पर बात करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि लैंड ग्रांट रूल्स 2022 ने पुरानी लीजेस को रिन्यू करना बंद कर दिया है। 60 से ज्यादा होटल्स को टेक ओवर नोटिस मिल चुके हैं। हेरिटेज होटल जैसे कि नीडोज और हाईलैंड्स पार्क पर भी ये सब मुतासिर हो रहा है। इन्वेस्टर्स ने करोड़ों लगाए हुए हैं, लेकिन अब उन्हें बेरोजगारी और कानूनी अनसर्टेनिटी का सामना करना पड़ रहा है। उनका ये कहना है कि हुकूमत की तरफ से कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं आई है जिससे कि
ताकि लोगों को लीज या फिर जमीन का तहफ्फुज मिल सके। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की तरफ से बार बार से यकीन दहानी कराई गई है, लेकिन कोर्ट में कोई भी लीगल स्टांस नहीं लिया गया। महबूबा मुफ्ती की जानिब से तस्दीक की गई है कि पीडीपी के लॉ मेकर्स ने फॉर्मली बिल सबमिट कर दिया है और उनकी पार्टी इस बात का इरादा रखती है कि वो लोगों को जमीनी और मलकियत के हकूक का तहफ्फुज करेगी। उन्होंने हुकूमत से भी अपील की है कि या तो इस बिल को मंजूर किया जाए या फिर अपना बिल लाएं। पीडीपी हर उस कानून का साथ देगी जो कि अवाम के हक में हो। जम्मू और कश्मीर में रियासती हैसियत की बहाली के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने मरकज को जवाब दाखिल करने के लिए 4 हफ्तों का वक्त दे दिया। आज सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू और कश्मीर को दोबारा रियासत बनाने से मुत्तलिक दाखिल की गई दरख्वास्तों पर सुनवाई करते हुए मरकजी हुकूमत को 4 हफ्तों का वक्त दिया है कि वो अपना जवाब दाखिल कर दे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन पर मुश्तमिल बेंच ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का बयान रिकॉर्ड किया, जिसमें उन्होंने कहा कि पिछले साल रीजन में अमनो अमान के साथ ही इंतखाबात हुए, लेकिन हालात का जायजा लेना अभी बाकी है। खासतौर पर पहलगाम में हाल ही का दस्ती हमले इस फैसले में अहम फैक्टर रखता है। सॉलिसिटर जनरल मेहता की जानिब से कहा गया है कि इंतखाबात पुरअमन तरीके से हुए हैं, एक हुकूमत भी मुंतखब हुई है, पिछले 6 साल में काफी तरक्की हुई है, लेकिन कुछ हालिया वाकयात जैसे कि पहलगाम का हमला अभी भी सिक्योरिटी कंसर्न पैदा करता है, जो कि फैसले में मद्देनजर रखे होनी चाहिए। मेहता ने यह भी वजाहत की है कि मरकजी हुकूमत अभी जम्मू और कश्मीर की लोकल इंतजामिया से मशवरे में मसरूफ है। वहीं एप्लीकेंट्स में मुख्तलिफ लोग शामिल थे, जैसे कि MLA इरफान हफीज लोन, कॉलेज के टीचर जहूर अहमद बट और समाजी कारकुन खुर्शीद अहमद मलिक। सुनवाई के दौरान CGI ने भी सिक्योरिटी थ्रेट्स का जिक्र किया और पहलगाम के वाक़े का भी हवाला दिया। इस पर जहूर अहमद भट्ट के वकील सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायण का यह कहना था कि पहलगाम का वाकया भी उन्हीं के दौर में हुआ है, ये यूनियन गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी दोनों के नीचे आता है। वहीं शंकर नारायण ने 2023 के फैसले में भी मरकज के स्टेटहुड के वापस करने के वादे का हवाला देते हुए कहा कि उस फैसले के बहुत बाद पानी बह चुका है। इस पर मेहता ने जवाब दिया कि खून भी बह गया है। ये शायरी सुप्रीम कोर्ट के सामने सरकार को अपनी हुकूमत कहकर पेश करते हैं, जबकि ये उनकी भी सरकार है। शंकर नारायण ने यह भी कहा है कि क्यों ना इस केस को 5 जजों पर मुश्तमिल कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को भेज दिया जाए, क्योंकि ये पहले फैसला भी ऐसी ही बेंच ने दिया था। सीनियर एडवोकेट मेनका गुरुस्वामी, जो कि MLA इरफान हफीज लोन के लिए कोर्ट में थी, उनका कहना था कि स्टेटहुड न देना हिंदुस्तानी फेडरेशन के लिए एक अहम सवाल उठाता है। अगर ऐसे ही किसी स्टेट को UT में तब्दील किया जा सकता है तो फिर फेडरलिज्म का आखिर क्या मतलब। सीनियर एडवोकेट PC सेन की जानिब से कहा गया है कि कम अज कम पार्लियामेंट को ये मामला उठाना चाहिए और बिल इंट्रोड्यूस करके स्टेटहुड का प्रोसेस शुरू करना चाहिए। मीरवाइज़े कश्मीर की जानिब से नजरबंदियों के इंसानी बुनियादों पर नजरसानी पर जोर देते हुए शहीद मिल्लत की कैद को भी याद किया गया। आज जुमा के दिन तारीखी जामा मस्जिद श्रीनगर में खुतबा देते हुए मीरवाइज़े कश्मीर मौलवी उमर फारूक की जानिब से कहा गया कि 10 अक्टूबर वही दिन है जब 1965 में शहीद मिल्लत मीरवाइज़े मोहम्मद फारूक को जेल में डाल दिया गया था। वो अगले 3 साल तक कैद में रहे थे, जहां उन्हें सख्त मुसीबत का सामना करना पड़ा, जो उनकी सेहत पर उम्र भर के लिए असर डाल गया। मीरवाइज़ की जानिब से कहा गया कि ये कहानी आज भी जारी है, क्योंकि आज भी कश्मीर के 100 से ज्यादा नौजवान, बुजुर्ग और मुख्तलिफ तबकात से ताल्लुक रखने वाले लोग जेलों में बंद हैं, सिर्फ इसलिए कि उनके नजरियात मुख्तलिफ हैं या फिर वो मुखालिफ राय रखते हैं। उनकी जानिब से लोगों पर सख्त और जालिमाना कवानीन के जरिए केस बनाए गए हैं। इस हवाले से भी बात की गई, जिनकी वजह से न सिर्फ उनकी ज़हनी और जिस्मानी सेहत तबाह हो गई, बल्कि उनके खानदान भी शदीद अजाब में मुब्तला हो गए। उन्होंने कहा कि उन कैदियों में कई सियासी रहनुमा भी शामिल हैं, जैसे कि शबीर शाह, यासिन मलिक, आसिया अंद्राबी, आफ्ताब शाह और इंजीनियर रशीद के साथ साथ महराज मलिक भी अब जेल में बंद है। मीरवाइज़ उमर फारूक की जानिब से हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह से एक बार फिर पुरजोर अपील की गई है कि वो इस मसले को इंसानी और जमहूरी नजरिए से देखें और इन कैदियों को रिहा करने का फैसला करें। उन्होंने कहा कि ऐसा कदम न सिर्फ उन कैदियों के खानदानों को राहत देगा, बल्कि कश्मीर के लोगों के दिल जीतने और भरोसा हासिल करने में भी मददगार साबित होगा। मीरवाइज़ ने इस बात पर जोर दिया कि अगर हुकूमत वाकई में अमन और इंसाफ चाहती है तो उन्हें इन लोगों की तकलीफ का एहसास करते हुए इंसाफ और रिहाई का रास्ता इख्तियार करना होगा। क़यादत किस मनसबस पे तमो मज बंद यस मज शबीर शाह साहब, यासीन मलिक साहब, आसिया साहिबा, इथे कन आफ्ताब अहमद शाह, दर्जन वाद यम जेलन मज नौजवान, इथे कन वन तम तम जन अवामी नुमाइंद यस मज इंजीनियर रशीद, महराज मलिक यम पाबंद सलास। इसलिए आज के दौर के हवाले
यसान अपील करन खसूसियत सान वजीर आजम हिंद मोहतरम मोदी साहबस तो बे वजीर दाखिला अमित शाह साहबस कि तिमन पज यमन तमाम केसन आज सर नौ जायज़ होन इंसानियत किस बुनियादस तिकाज यमन गई वन वरी वार अड़न गई 8 वरी 10 वरी यम जन सियासी कैदी यम छन पेशावर मुजरिम की यम छ पॉलिटिकल प्रिजनर्स तो तवक्का थवान कि यह हक यह कह नरम फैसले कर सह फैसले युस यकीन छु कि अगर यम जन हत बड़ नौजवान इन केसेस इन रिविजिट कर रिव्यू कर अम बन अख सह माहौल यम लुकन हिंद दिल तेन यम पज पे वनो क्या खैर सगैली हुंद अख जज्ब गयम तिकाज यमो तुल वारियाह तकलीफ यिंदो अहल खाना तो तुल वारियाह तकलीफ तो तुलान तो और कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने हरियाणा पुलिस के एहलकार की खुदकशी पर बीजेपी और आरएसएस को तनकीद का निशाना बनाते हुए इसे सामाजी जहर की अलामत दिया करार। कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी की जानिब से हरियाणा के सीनियर आईपीएस अफसर वाई पूरन कुमार की खुदकशी पर गहरे अफसोस का इजहार किया गया और इसे हिंदुस्तान में बढ़ती हुई जाति पाति और के भेदभाव का भी दर्दनाक नतीजा करार दिया गया। एक्स पर एक पोस्ट में राहुल गांधी की जानिब से कहा गया कि हरियाणा के आईपीएस ऑफिसर वाई पूरन कुमार की खुदकशी वो जहरीले समाजी जहर की मिसाल है जो जाति के नाम पर इंसानियत को कुचल रहा है। जब एक आईपीएस अफसर को सिर्फ अपनी जाति की वजह से जिल्लत और नाइंसाफी का सामना करना पड़ता है तो सोचिए आम दलित किस हद तक जुल्म झेलता होगा। राहुल गांधी ने इस वाक़े को एक बड़ी समाजी तस्वीर का हिस्सा बताया है जहां पर उनके मुताबिक जाति पर मबनी नफरत रोज बढ़ती जा रही है। उन्होंने हरिओम वाल्मीकि के भी कत्ल के वाक़े का भी जिक्र किया है जो कि रायबरेली में हुआ था और साथ ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ हुई इंसल्ट का भी हवाला दिया है। उनकी जानिब से कहा गया कि ये सभी वाक़े इस बात का सबूत है कि मुल्क में शोषण और नाइंसाफी अपने चरम पर है। राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर सीधा इल्जाम लगाते हुए कहा है कि बीजेपी आरएसएस की जातिवादी सोच और मनुवादी मानसिकता ने समाज को जहर से भर दिया है। ये सिर्फ एक आईपीएस अफसर की लड़ाई नहीं है बल्कि हर उस इंसान की है जो कि संविधान, बराबरी और इंसाफ में यकीन रखता है। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।